अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा अच्छा यार, आज की क्लास में मेरे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं सर। दिसंबर 2017 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? आजा सर, इस क्वेश्चन नंबर 2 को पहले एक दफ़ा रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दे रहा है टू फर्म्स। कह रहा है आपके पास दो फर्म्स हैं। कौन कौन सी फर्म है? उसने बोला एक फर्म ए है और दूसरी फर्म आपके पास है बी। क्लियर हो गया? एक फर्म ए और दूसरी फर्म है आपके पास, एक सिर्फ आपके फर्म ए है, दूसरी फर्म आपके पास बी है। which are exactly identical except that A does not use। दोनों फर्म एक ही फर्म है, मतलब दोनों फर्म आइडेंटिकल हैं, एक जैसी फर्म है, मतलब एक जैसा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, एक दफे जैसे लॉसेस जनरेट कर रही है, एक जैसा स्ट्रक्चर है, एक जैसी सैलरी है, एक जैसे ये एक्सपेंसेस हैं। सब दोनों कंपनियों का प्रॉफिट तकरीबन एक जैसा है। क्लियर हो गया? उसने बोला एक्सेप्ट दैट ए डज नॉट यूज। ए जो है वो नहीं यूज करती। क्या यूज नहीं करती? डेट इन इट्स फाइनेंसिंग। वाइल बी, जो दूसरी बी है वो रुपीस क्या कर रही है? उसने बोला 250,000 यूज कर रही है। क्लियर हो गया? वाइल बी 250,000 डेट यूज कर रही है। क्या चीज? 6% इन इट्स फाइनेंसिंग। मेरे पास दो किस्म की कंपनी है, एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है। दोनों एक जैसी ही कंपनी है, मगर एक कंपनी कौन सी है? जो कि इक्विटी पे बिलीव करती है, और दूसरी बी कंपनी क्या है? जो डेट पे बिलीव करती है। ये क्या करती है? ये पैसा अगर इसको फाइनेंसिंग चाहिए होता है ए कंपनी को, तो ये अपने शेयर होल्डर से पैसा लेती है, अपने इक्विटी रेस इशू करती है, अपने शेयर कैपिटल इशू करती है। क्लियर हो गया? और दूसरी कंपनी है बी। ये कौन सी कंपनी है? जो कि ओनर बेस्ड कंपनी है, जिसमें मालिक खुद हैं। वो बोलते हैं शेयर वगैरह पे हम बिलीव नहीं करते, मगर हमें अगर पैसा चाहिए होता है, हम बनस्बत अपना शेयर किसी और को बेचें, अपनी कंपनी में किसी और को ओनर बनाए, हम जाते हैं सीधा सीधा बैंक के पास, उनसे बोलते हैं भाई कर्जा दे दो, और जो कि फिक्स टर्म के ऊपर रहता है, फिक्स रेट के ऊपर होता है, उससे हम कर्जा ले लेते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, both the firm have the earning before interest and tax। उसने बोला earning before interest and tax rupees 75,000 and the equity capitalization rate is 10%, assuming the corporate tax rate is 50%, calculate the value of firm। उसने बोला कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? उसने बोला वैल्यू ऑफ। क्लियर हो गया सर? सवाल को एक दफा वापसी रीड करेंगे, इससे पहले मैं एक्सेल के ऊपर ले जाऊँ। क्लियर हो गया सर? सबसे पहले सवाल सॉल्व करने से पहले हमने आपको क्या बताया था? इसका पहले आप रॉ डेटा बनाएंगे। क्या हो गया? पहले क्या बनाने सर आपने? रॉ डेटा बनाना है। सो रॉ डेटा किस तरीके से बनेगा? उसने बोला रॉ डेटा इस तरीके से बनेगा। क्लियर हो गया? आपके पास ये कह रहा है कि मेरे पास दो कंपनी है, कंपनी ए है और कंपनी बी है। ठीक है? कंपनी ए जो होती है ना, मैं लिख देता हूँ सर यहाँ पे फर्म ए। फर्म ए क्या कर रहा है सर? फर्म ए मेरे पास जो है ना, उस फर्म ए के पास मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के ऊपर है? वो डिपेंड करता है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के ऊपर डिपेंड करता है। वेयर है सर मेरे पास फर्म बी किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है? सर जो दूसरी मेरे पास कंपनी है फर्म बी, वो मेरे पास डिपेंडेंट है किस चीज़ के? डेट के। डेट के ऊपर डिपेंडेंट है। सर कितना डेट ले रहा है? उसने बोला 250,000 उसने डेट लिया है। 250,000 उसने डेट लिया और उसने बोला एट कितने रेट पे लिया है? उसने बोला एट 6%। उसने बोला 250,000 डेट लिया है, उसने बोला एट 250,000 डेट लिया, उसने बोला मेरे पास 6% के ऊपर लिया है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये मेरे पास है अमाउंट है, ये अमाउंट है, और ये उसने बोला क्या है? इंटरेस्ट रेट है। अच्छा सर, उसके बाद मेरे पास क्या कहता है? उसने बोला मेरे पास 6% डेट एंड बोथ द फर्म हैव द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसने बोला एबिटा एबिटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एबिट कैसे कहते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर हो गया? एबिटा कैसे कहते हैं सर? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दोनों की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी है?
उसने बोला दोनों की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरे पास 75,000 है। क्लियर हो गया। मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैं के ई भी कह सकता हूँ, और सर दूसरे अल्फाजों में इसको मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हो सकता है, और दूसरा सर इसने क्या अल्फाज लिखा है, मेरे पास कैपिटलाइजेशन रेट इक्विटी, सर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना है सर, मेरे पास सर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है 10%। कितना है सर, 10% मेरे पास इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है। क्लियर हो गया। उसने बोला मेरे पास टैक्स रेट है कितना, सर मेरे पास टैक्स रेट है कितना, उसने बोला 50% आपके पास, मेरे पास 50% टैक्स रेट है। क्लियर हो गया सर। ये आपने पूरा ऊपर से उसमें देकर रॉ डेटा बना लिया है। अब सर अब सवाल की रिक्वायरमेंट देखो, इसकी रिक्वायरमेंट सर सवाल क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, देखो क्या रिक्वायर्ड है। उसने बोला रिक्वायर्ड है कि कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ फर्म। अब उसने बोला वैल्यू ऑफ फर्म मुझे कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ फर्म कौन सी फर्म का कैलकुलेट करोगे, उसने बोला मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म ए भी कैलकुलेट करोगे, और मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म डी भी कैलकुलेट करोगे। क्लियर हो गया कि वैल्यू फर्म ए की क्या है और वैल्यू मेरे पास फर्म डी की क्या है। क्लियर हो गया। वैल्यू ऑफ फर्म ए मैंने तुम्हें बताया था किस तरीके से निकालना है। अगर यहाँ पे मेरे पास इक्विटी यूज हो रही है, यहाँ पे सर मेरे पास इक्विटी यूज हो रही है, मेरे पास इक्विटी यूज हो रही है, वहां पे मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म जहाँ पे मेरे पास इक्विटी यूज हो रही होती है वो किस तरीके से निकलती है सर, उसका फॉर्मूला मेरे पास होता है क्या चीज़, वैल्यू ऑफ फर्म जहाँ पे मेरे पास इक्विटी यूज हो रही है, यहाँ पे मेरे पास होता है इनकम या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसको मैं कभी कभी कहता हूँ सर। मैं इसको यहाँ पे क्या कहता हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट वगैरह, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सर क्या चीज़, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर किस चीज़ से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो मेरे पास के ई होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है सर, उसने बोला क्योंकि आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, कौन सी पहले मैं निकाल लूँ सर, वैल्यू ऑफ फर्म ए, फर्म ए निकालना हूँ सर। मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म ए कितनी है, उसने वैल्यू ऑफ फर्म ए के लिए सर उसने बोला आपके पास एबिटा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है सर, उसने बोला आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 75,000 है। ये मेरे पास फर्म ए लिख देता हूँ सर। फर्म ए के बाद कोई इंटरेस्ट है सर, नहीं सर इसके पास तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये बिलीव किसके ऊपर करती है सर, इक्विटी के ऊपर, ये डेट के ऊपर नहीं जाती। जहाँ अगर मेरे पास डेट होता तो इंटरेस्ट होता। क्लियर हो गया। मैं कहता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है सर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया सर, मैंने बोला प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी मेरे पास 75,000 माइनस इंटरेस्ट, तो मेरे पास आ गया 75,000 माइनस जीरो, तो मेरे पास क्या आ गया 75,000। फिर मेरे पास टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। सर इसका मेरे पास टैक्स कितना आ गया, मेरे पास 75,000 का उसने मैंने लिखा 50%, तो मेरे पास क्या आ गया 37,500। क्लियर हो गया। और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, टैक्स आफ्टर टैक्स मेरे पास आ गया 37,700। क्लियर हो गया। इधर मैंने लिखना है ये इनकम, मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म में क्या है, उसने बोला वैल्यू ऑफ फर्म में किस तरीके से निकलती है, उसने बोला सबसे पहले आपको लिखना है मेरे पास इनकम या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि मेरे पास है कितना 37,500, डिवाइड करना है किस चीज़ से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास है कितनी 10%। कितनी है सर आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, 10% है। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर क्या करोगे सर, मेरे पास कॉस्ट वैल्यू ऑफ फर्म ए निकालनी है। वैल्यू ऑफ फर्म ए किस तरीके से निकलेगी, मेरे पास 37,500 डिवाइडेड बाई 10%, तो मेरे पास क्या हो गया 3,75,000। ये मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म ए आगे बोल दो या वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म ए बोलो या वैल्यू ऑफ इक्विटी बोलो, क्या बोलोगे सर, वैल्यू ऑफ फर्म ए या वैल्यू ऑफ
इक्विटी। क्लियर हो गया सर? अच्छा, ये मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म ए तो मैंने यहाँ पर निकाल ली है, लेकिन सर अब सवाल ये क्या कहता है कि आपको वैल्यू ऑफ फर्म बी भी निकालनी है। अब मैं क्या करता हूँ सर, वैल्यू ऑफ फर्म बी निकालने के लिए सबसे पहले मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालता हूँ कि वैल्यू ऑफ फर्म बी का मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आ रहा है। क्लियर हो गया सर? उसके लिए मेरे पास किस तरीके से निकालूंगा, मेरे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरे पास वही 75,000 आ रहा है। इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ रहा है सर, मेरे पास इंटरेस्ट किस तरीके से पोर्शन है, मैंने 250। मेरे पास सर, मेरे पास डेट कितना पोर्शन, डेट का पोर्शन 250,000। मेरे पास रेट किस चीज़ के ऊपर, 6% रेट है। तो मेरे पास सिंपली सर 250,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, मेरे पास क्या हो गया, उसने बोला 15,000 रुपये मेरे पास क्या है, इंटरेस्ट का पोर्शन आ गया है। क्लियर हो गया सर? मैंने क्या किया सर, मेरे पास 75,000 में से मैंने 15,000 निकाले, तो मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया सर आपके पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया कितना, 60,000। कितना आ गया सर मेरे पास, 60,000 आ गया। क्लियर हो गया? इसके ऊपर 50% टैक्स लगाओ सर मेरे, ये मेरे पास सर मैं फर्म बी का डेटा है सर। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, उसने बोला मैं इसके ऊपर 50% लगाऊंगा। सर मैंने 50% लगाया, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास क्या आ गया, 30,000 आ गया। तो मैं 60,000 में से लेस करा मैंने क्या चीज़, 30,000। तो मेरे पास कितना आ गया, फर्म बी के ऊपर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, मेरे पास 30,000 आ गया। अब कुछ नहीं करना सर, उसी तरीके से मैंने वैल्यू ऑफ फर्म बी निकालनी है। सर वैल्यू ऑफ फर्म बी किस तरीके से निकलेगी, अच्छा सर देखना, मेरे पास गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है सर आपके पास जितना भी आपने टैक्स लिया हुआ है, या आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मैंने कोई भी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अगर कोई ऐसे है जिसके ऊपर मुझे टैक्स एग्जम्पशन मिल रही है, मतलब मैंने कोई एक्सपेंसेस ऐसे बेयर करे या मैंने कोई इंटरेस्ट लिया है, उस इंटरेस्ट के ऊपर देखो इंटरेस्ट क्या है, देखो जिस कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा वो कंपनी उसके ऊपर टैक्स दे रही होगी अपने इनकम के ऊपर, लेकिन जिस कंपनी के लिए वो एक्सपेंस होगा वो तो उसके लिए तो टैक्स एग्जम्पशन होगी ना। तो गवर्नमेंट क्या देती है आपको, उसके ऊपर टैक्स एग्जम्पशन देती है। देखो अगर कंपनी भी टैक्स पेयर कर रही है, उसने बोला कितना टैक्स इंटरेस्ट बेयर कर रही है, उसने बोला मेरे पास 15,000 का इंटरेस्ट बेयर कर रही है, तो मैं यहाँ पर मेरे पास एक और लाइन ऐड होगी जिसके ऊपर मैं बोलता हूँ मेरे पास टैक्स रिलीफ मिलेगा। सर किस चीज़ के ऊपर टैक्स रिलीफ मिलेगा, जो टैक्स कंपनी दे रही है उसको रिलीफ मिलेगा। सर जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरे पास इसने इंटरेस्ट कितने दे रही है, 15,000 का इंटरेस्ट दे रही है, तो 15,000 का 50% मेरे पास जो 50% है वो मैं लूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, 7,500 आएगा। अब मैंने सर क्या करना है, मेरे पास 60,000 माइनस 30,000 प्लस 7,500, तो मेरे पास क्या हो गया, उसने बोला 37,500 ही आ गया है। मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आ गया, उसने बोला 37,500 ही आ गया है। सर ये टैक्स शीट गवर्नमेंट क्यों देती है, देखो अगर फॉर एग्जांपल दो कंपनियां हैं, एक कंपनी ऑपरेट कर रही है पेशावर में, एक कंपनी ऑपरेट कर रही है कराची में, अगर पेशावर में कंपनी का टैक्स रेट अलग होगा और कराची में कंपनी का टैक्स रेट अलग होगा, तो उसकी वैल्यू मेरे को एक्चुअल वैल्यू फायदा नहीं निकल पाएगी। तो गवर्नमेंट ये कहती है जो इंटरेस्ट है उसका पोर्शन आप निगलेक्ट कर दो, इंटरेस्ट का पोर्शन आप हटा दो, इंटरेस्ट का पोर्शन हटा के आप देखो उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है। क्लियर हो गया? अब वैल्यू ऑफ फर्म भी मैं भी उसी तरीके से करूंगा सर। इस अब मुझे वैल्यू फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ फर्म बी, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ सर क्या चीज़, वैल्यू ऑफ फर्म बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ फर्म बी। द वैल्यू ऑफ फर्म बी मेरे पास कितनी है, इनकम आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर मेरे पास इनकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास कितना आ गया, 37,500 आ गया। इस 37,500 को मैंने डिवाइड किया 10% से, तो मेरे पास क्या आ गया, 37,000, 3,75,000। लेकिन सर अब आपका सवाल होगा कि यार ये तो मेरे पास ए और बी का तो दोनों आंसर मैच हो गया, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं रहा, वो भी 37,000 ये भी 37,000, इसमें तो गवर्नमेंट ने कोई फर्क ही नहीं रखा। नहीं सर, सवाल का आंसर मेरा यहाँ था अभी सॉल्व नहीं हुआ है। क्लियर हो गया? अभी मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म भी नहीं निकली है। देखो वैल्यू ऑफ फर्म भी अलग होगी, क्यों अलग होगी, क्योंकि सर उसने डेट लिया हुआ है। अब मेरे पास क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ फर्म बी इज इक्वल टू, सर मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म बी किस तरीके से निकलेगी, मेरे पास इस तरीके से निकलेगी कि मेरे पास वैल्यू सिंपल लगता है ना सर, मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म ए
या बी मेरे पास जो 33,75,000 आ रही है उसमें आपने ऐड करना है क्या चीज़, मेरे पास डेट का पोर्शन जो कि मेरे पास है क्या चीज़, डेट इनटू मेरे पास टैक्स रेट को आपने उसके अंदर ऐड कर देना है। क्या मतलब सर, जो आपने टैक्स रेट इंकर किया है उसको आपने उसके ऊपर रिलीफ मिलेगा। किस तरीके से, मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म में कितनी आ रही है, उसने बोला वैल्यू ऑफ फर्म में आपके पास 3,75,000 आ रही है, उसने आपने उसके अंदर ऐड करना है कितना, क्या ऐड करना है, उसने बोला डेट, डेट का पोर्शन मेरे पास कितना है, 50,000 का मेरे पास पोर्शन है डेट का। क्लियर हो गया, उसके बाद मेरे पास डेट का पोर्शन कितना है सर, 250,000 का आपके पास डेट का पोर्शन है। इस डेट के पोर्शन को आपने मल्टीप्लाई कराना है सर, किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराना है, इसको आपने सर मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से, टैक्स रेट से, जो कि आपके पास कितने हैं 50% है। क्लियर हो गया सर, इस टैक्स के रेट को आपने मल्टीप्लाई कराना है 50% से। क्लियर हो गया, वैल्यू ऑफ फर्म भी किस तरीके से निकलेगी सर, वैल्यू ऑफ फर्म भी के लिए आपने लिखा मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म है या फर्म भी, जो भी दोनों एक जैसी आएंगी सर, उसमें कोई मसला नहीं है। उसमें फिर आपने ऐड करना है, क्या ऐड करना है, मेरे पास 250,000 मल्टीप्लाई बाय 50%। सर आफ्टर टैक्स कितना प्रॉफिट हो रहा है, आफ्टर टैक्स मुझे कितनी टैक्स शील्ड या कितना रिबेट मिल रहा है, 375,000 प्लस मेरे पास 125,000 ऐड किया तो मेरे पास क्या हो गया, 5 लाख। तो सर ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास ये आंसर आ गया, ये है मेरे पास क्या चीज़, वैल्यू ऑफ फर्म बी। वैल्यू ऑफ फर्म बी के लिए सर दूसरा तरीका क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म बी के लिए आप पहले वैल्यू निकालोगे। क्लियर हो गया, वो वैल्यू आपके पास सेम ही आएगी, क्यों सेम आएगी, क्योंकि सर आपने टैक्स एग्जम्पशन मिल रही है, आपको टैक्स रिलीफ मिल रहा है। क्लियर हो गया, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई लाहौर का कंपनी, कराची की कंपनी का, दोनों का हो सकता है टैक्स रेट अलग अलग हो, तो मुझे दोनों कंपनियों की मुझे वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता चल सकती। इस वजह से वो चीज़ें जो कि फ्लक्चुएटिंग होती है, जो कि किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसको आप अलग कर दो, सेपरेट कर दो। ठीक है सर, मैंने उसको कर दिया सेपरेट। अगर मैं उसको सेपरेट कर भी दूंगा तब भी मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म ए और वैल्यू ऑफ फर्म बी दोनों एक जैसी आएंगी। क्लियर हो गया सर, वैल्यू ऑफ फर्म ए और वैल्यू ऑफ फर्म बी एक जैसी आएंगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे ईजिली, अगर आपको एग्जाम में ये पार्ट स्किप करना है तो आप कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म बी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म ए लिखना, जो कि इक्वलेंट होगी मेरे पास जो असल में वैल्यू ऑफ फर्म ए आ रही होगी। क्लियर हो गया, प्लस डेट, डेट का टोटल पोर्शन कितना था, 250,000, मेरे पास टैक्स रेट कितना है 50,000। देखो 2.5 लाख रुपए का टैक्स है, 50 टैक्स वाले बोलते हैं कि इसमें 50% आपकी माफ़ी है। मेरे को सर प्रॉफिट कितना हो रहा है सर उसकी माफ़ी की वजह से, सर मेरे पास 250,000 का 50% लिया तो मेरे पास आ गया 1,25,000 रुपये। असल में मैं कमा रहा हूँ 3,75,000 रुपये, उसमें से मुझे फ़ायदा मिल रहा है कितने का, 1,25,000 रुपये का। तो टोटल मेरे पास क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फर्म भी कितनी हो गई मेरे पास, 5 लाख रुपये हो गई। क्लियर हो गया सर, इस सवाल को एक दफ़ा कॉपी कर लें, इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। क्लियर हो गया सर, ये रिक्वायरमेंट नंबर, रिक्वायर्ड मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म ए निकाली मैंने, मुझे असल में निकालना था क्या चीज़, वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी थी, मैंने वैल्यू ऑफ फर्म ए निकाली जो कि मेरे पास आ गई 375,000। वो किस तरीके से निकाली, मेरे पास दो फर्म का स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया हुआ सर, वैल्यू ऑफ फर्म ए और वैल्यू ऑफ फर्म बी, वैल्यू ऑफ फर्म ए का और बी का दोनों का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों सेम था। क्लियर हो गया, टैक्स रिबेट गया, टैक्स रिबेट के बाद मुझे टैक्स रिलीफ मिला, दोनों कुल मिला के मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों का सेम आ गया। क्लियर हो गया, मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी रखा तो मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म ए में आ गया, जो कि बहुत ईजी था। वैल्यू ऑफ फर्म बी के लिए मैंने क्या किया, वही कॉन्सेप्ट बनाया कि वैल्यू ऑफ फर्म ए प्लस डेट इनटू मेरे पास टैक्स रिलीफ। मेरे पास डेट का पोर्शन था कितना, 2.5 लाख रुपए का, उसके ऊपर मुझे टैक्स रिलीफ मिला कितने का, 50% का। 2.5 लाख इंटू 50% मेरे पास हो गया 1,25,000 रुपये। इस 1,25,000 रुपये का मेरे पास जो वैल्यू ऑफ फर्म ए था, इन दोनों को ऐड करा तो मेरे पास कितना हो गया, 375,000 प्लस 125,000 इज इक्वल्स टू मेरे पास 5 लाख रुपये। क्लियर हो गया सर, सवाल होपफुली तो समझ आ गया होगा, इसके अंदर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।